गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, एक न्यू सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। ये सब्जेक्ट आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये सब्जेक्ट है साइंस वाला पार्ट। नॉन टेक में जो साइंस वाला पार्ट होता है उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो साइंस के कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये भी देखेंगे, साथ में किन किन टॉपिक को हमें स्टडी करना है उनको भी देखेंगे। तो आप बहुत ही शानदार तरीके से इस लेक्चर को देखिए। देखिए साइंस से ना जो क्वेश्चन आते हैं, साइंस से जो क्वेश्चन आते हैं आपके 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत कभी कभी 14 to 15 चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज इतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। अब इस साइंस वाले पार्ट में ना आपको जो साइंस पढ़नी होती है, एमपी व्यापम सब इंजीनियर के अंदर बाइफिकेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ऐसी कोई बुक आपको नहीं मिलेगी जैसे किसी बुक से प्रॉपर डेटा आपको मिल जाए। तो आपको देखना होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं और उसके बेस पे आपको स्टडी करनी होती है। साइंस में आप फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे, केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ेंगे, बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे। फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ेंगे, केमिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ेंगे एंड बायोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो पढ़ेंगे केमिस्ट्री वाला। ऑलरेडी फिजिक्स वाला पार्ट आपका स्टार्ट हो चुका है, हम स्टार्ट करेंगे आज केमिस्ट्री वाला पार्ट। केमिस्ट्री के किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। ओके, तो देखिए केमिस्ट्री में अब तक के जो क्वेश्चन का सिनेरियो रहा है, मैं थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। अभी जो लेटेस्ट आपका पेपर हुआ था 2020 में, जो 2020 में पेपर हुआ था, 2020 के शिफ्ट 1 की बात बता रहा हूँ। एक शिफ्ट में 7 क्वेश्चन आए थे केमिस्ट्री से, और आपके सेकंड जो शिफ्ट का पेपर हुआ था ना, 9 दिसंबर 2020 को पेपर हुआ था, तो सेकंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आए थे। तो ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 15 नंबर का वेटेज है, तो 5-5 नंबर एवरेज आप लेके चल सकते हैं। तो अब इन 5 नंबर के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो हम देख लेते हैं, वो आज हम देख लेते हैं। तो देखिए जस्ट अ मिनट, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपको सिलेबस दिख रहा होगा। अब ये सिलेबस बोलेंगे सर आपने सिलेबस कैसे लिया है, सिलेबस तो एग्जाम में दिया ही नहीं रहता। तो देखिए मैंने क्या किया है, 2016 से लेकर के 2020 तक के जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं ना, मैं सबको अलग किए हैं। फिर उनमें फिजिक्स वाले पार्ट को अलग किया है, केमिस्ट्री वाले पार्ट को अलग किया है, फिर बायो वाले पार्ट को अलग किया है, और उनमें से भी उनको चैप्टर वाइज किया है। तो चैप्टर वाइज करने के बाद पता चला कि इन चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं, इन चैप्टर से आपके क्वेश्चन आते हैं। अब ऐसा इसमें क्या है ना कि 5 क्वेश्चन आते हैं, पढ़ने आपको 8 चैप्टर होते हैं। तो कभी किसी चैप्टर से क्वेश्चन आ गया और कभी किसी चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया, तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो किन किन चैप्टर से अब तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज, जो आपका द्रव्य होता है, ठीक है, पदार्थ है, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। इससे भी आपके क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं लेकिन रेयरली बनते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्ड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन कई बार बने हैं। तो परमाणु संरचना क्या होती है, रासायनिक बंधन क्या होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे। रासायनिक बॉन्ड, इसमें एक्चुअली बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, और जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शन होते हैं, वो चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ेंगे। ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें आप आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं, ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार एंड लवण, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मेटल के बारे में पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन निष्कर्षण, कैसे मेटल को अलग किया जाता है, एंड उनके जो एलाय होते हैं, मिश्र धातु होती हैं, उनके बारे में आप पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में पढ़ाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट आपको कंपाउंड के बारे में पढ़ाएंगे, उन कंपाउंड का यूज कहाँ होता है, उन एलिमेंट का स्पेसिफिक यूज क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर होगा इसमें हम पढ़ेंगे कार्बन, कार्बन एंड इनके जो कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे। साथ के साथ में इसमें एनर्जी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जस्ट मिनट, ओके। तो ये आपके 8 चैप्टर रहने वाले हैं। अब इसमें से जब आप पढ़ेंगे ना हमारे साथ साथ, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि इन चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं।
हालांकि जिन चैप्टर को डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाए तो कम से कम 50 घंटे क्लास चलेगी, ठीक है, 50 घंटे क्लास चलेगी। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम उन टॉपिक को केवल पढ़ेंगे जहाँ पे क्वेश्चन पिकअप हो सकते हैं, ठीक है। पढ़ाएंगे तो बेसिक से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हम पढ़ रहे हैं, समझ में सब कुछ आएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे। अप्रॉक्सीमेटली आपके ये 20 आवर के आसपास क्लास होगी, 20 आवर के आसपास क्लास होगी केमिस्ट्री की, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से कवर हो जाएंगे। जो कुछ भी हम स्क्रीन पे लिखेंगे फिर स्लाइड से पढ़ाएंगे वो सबको आपको PDF फॉर्म मिल जाएगा। यदि आपको लगता है तो आप नोट्स बना सकते हैं, अदरवाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे। ओके, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? द सिविल पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस ऐप में आप पर्टिकुलर जिस कोर्स में होंगे उस कोर्स में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले वाले चैप्टर को। एक इन्फॉर्मेशन है गाइज, यदि आप सब इंजीनियर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो कि अभी स्टार्ट हुआ है। उसके लिए आपको द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड करना होगा। द सिविल पॉइंट ऐप डाउनलोड करेंगे, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। टेक और नॉन टेक के वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज और ई बुक, प्रॉपर एनालिसिस बेस्ड डेटा आपको मिलेगा। इसके अलावा हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, ये 9th टॉपिक में आप लिख सकते हैं कि जैसे ही आपका कोई चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, कैसे कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है उसके हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारे पास सब इंजीनियर क्वेश्चन तो कम ही मिलेंगे इसमें पर्टिकुलर सेक्शन में। अब तक के 100 क्वेश्चन हमारे पास केमिस्ट्री के आई थिंक अवेलेबल हैं, हाँ 100 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो 100 क्वेश्चन तो मतलब एक चैप्टर से आने एवरेज 10-12 क्वेश्चन होंगे। तो हम क्या करेंगे कि और व्यापम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और व्यापम में पहली बात तो सब इंजीनियर के प्रीवियस ईयर अपन कर लेंगे, और इसके अलावा जो व्यापम में अन्य एग्जाम के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, व्यापम के अंदर जो और अन्य एग्जाम होते हैं उनके जो भी क्वेश्चन हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ साथ करेंगे, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे, ताकि हमें क्वेश्चन कैसे करना है उसका आइडिया भी आपको लगता जाए, आपको पता चले कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं आपके लिए यूजफुल है कि नहीं है, ठीक है, यूजफुल है कि नहीं है, तो इम्पोर्टेंट है। तो पहला वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही बेसिक है। हर एक टीचर इसको जूम करते हैं कि आपको ये चैप्टर आता होगा, फिर भी थोड़ा सा हम ब्रीफ में आपको बताएंगे ताकि एक आपका रिवीजन टाइप से हो जाए। मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज, मैटर एंड देयर प्रॉपर्टीज, पदार्थ एंड उनके पदार्थ की जो प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब ये जो मैटर है, मैटर क्या होता है, जस्ट इसको थोड़ा सा यहाँ लिखा हुआ है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के जनक कौन है, पितामह कौन है, तो लेबोजिए, इनको ध्यान में रखिएगा। अच्छा, हम बात कर रहे हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है? दुनिया में हर एक चीज़ जो अपने आंखों से आप देखते हो मैटर है। दुनिया में हर एक चीज़ जो अपने आंखों से आप देखते हो मैटर है। क्या भैया? मैटर है। मैटर यानी द्रव्य है, पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। यानी जो चीज़ स्थान घेरती है, क्या घेरती है? स्थान घेरती है, ठीक है, वो क्या होती है? वो क्या होती है? स्थान घेरती है, कुछ ना कुछ उसका वैल्यूम होगा, वो क्या होगा? आपका मैटर होता है, पदार्थ होता है। पदार्थ को अलग अलग टाइप से क्लासीफाई किया गया है, पदार्थ को अलग अलग टाइप से क्लासीफाई किया गया है, उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चीज़ें पता चल रही है ना कि मैटर क्या होता है। ये दुनिया में हर एक चीज़ मैटर है, जो स्थान घेरता है, जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यूम होता है, वो क्या होता है? मैटर होता है। अब मैटर को अलग अलग टाइप से क्लासीफाई हम कर सकते हैं, अलग अलग टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पास दिखा रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी डिफिनेशन है ना मैं प्रॉपर तरीके से टाइप कर दिया हूँ, आप इनको पढ़ सकते हैं। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जो स्थान घेरती है, जिसके अंदर द्रव्यमान होता है, दुनिया में कोई भी चीज़ जो क्या होती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी। आप यहाँ पास पेंसिल रखते हैं, आप यहाँ पास पेंसिल रखेंगे तो पेंसिल इस पर्टिकुलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगी, घेर लेगी। साथ के साथ इस पेंसिल का कुछ ना कुछ तो वजन होगा, यानी कुछ ना कुछ मास होगा। तो ये क्या है? आपका मैटर है। ये क्या है? आपका मैटर है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिए, इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिए, ठीक है, कि मैटर क्या होता है। अब मैटर के बाद आपको पता चल गया कि मैटर कितने टाइप के होते हैं। भाई दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं अपने डेली लाइफ में, तो मैटर को दो टाइप से क्लासीफाई किया गया है। जो पहला क्लासिफिकेशन है वो है आपके फिजिकल, है ना, भौतिक आधार पर, फिजिकल आधार पर। फिजिकल आधार पर जो मटेरियल है, यानी जो मैटर है अपना, उसको 5 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। पहला आपका है सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोफ आइंस्टीन कंडेंसेट, बोफ आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड यानी क्या हो गया? आपका ठोस हो गया। लिक्विड यानी आप क्या हो गया? द्रव्य हो गया, द्रव्य हो गया। देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है द्रव्य
एक होता है द्रव्य। तो ये द्रव्य आपका मैटर वाला है, ये क्या है आपका मैटर है। और ये वाला जो द्रव्य होता है आपका क्या होता है, लिक्विड होता है। क्या होता है, लिक्विड होता है। फिर अगली आपकी जो 3 अवस्था आपने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 2 अवस्था और ऐड हो चुकी है, प्लाज्मा, बोफ, आइंस्टीन, कंडेंसेट, बोफ, आइंस्टीन, कंडेंसेट। यदि हम बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे, तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे इसका जो क्लासिफाई किया गया है, प्योर सब्सटेंसेस और आपका इम्प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर में भी 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है, प्योर को भी 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। प्योर में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आपका आता है एलिमेंट, एक तो आपका आता है एलिमेंट, दूसरा आपका आता है कंपाउंड। क्या आता है गाइज, कंपाउंड। एलिमेंट क्या बोलते हैं हिंदी में, तत्व, क्या बोलते हैं, तत्व। और कंपाउंड को क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यौगिक, ठीक है, क्या बोलते हैं, यौगिक। ये क्या है आपके एलिमेंट है, तत्व होते हैं, और ये क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं। जैसे कंपाउंड में क्या हुआ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, पानी है, यहाँ पर मान लो कोई आयरन लिखा है, हीलियम है, ठीक है, हाइड्रोजन है, सब क्या है आपके एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, लेकिन ये क्या है, यौगिक होते हैं। अगला है आपका इम्प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर है ना, इम्प्योर। तो इम्प्योर को 2 टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं अपन, है ना, 2 टाइप से। हालांकि इम्प्योर सब्सटेंसेस को 2 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। एक होता है, एक्चुअली क्या होता है, मिक्सचर होता है। क्या होता है, मिक्सचर होता है, आगे डिटेल में देखेंगे। तो अभी यहाँ परेशान मत होइए, यहाँ परेशान मत होइए, आगे डिटेल में देखेंगे। सामंगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, आगे देखेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, मैटर के बारे में पढ़ रहे थे, पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे। पदार्थ को फिजिकल तरीके से कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं, एंड पदार्थ को केमिकल तरीके से कितने टाइप से क्लासीफाई कर सकते हो, चीज़ें आपने देख ली। अब अच्छा, जो पदार्थ होता है, ये पदार्थ किससे मिलके बना होता है, पदार्थ किससे मिलके बना होता है, पदार्थ किससे मिलके बना होता है, ये चीज़ें आपके मन में आ रही होंगी। तो भैया देखिए, पदार्थ जो होता है ना, एटम से मिलके बना होता है, एटम, परमाणु से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, परमाणु से मिलके बना होता है। अब आपके मन में आएगा, सर परमाणु क्या होता है, तो एक एक करके अभी हम बताएंगे, परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे, परमाणु को खोल खोल के देखेंगे इसके अंदर होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है, वो सब चीज़ें हम देखेंगे आगे चल के। परमाणुओं से मिलके बना होता है, इनको ध्यान में रखिएगा, परमाणु से मिलके बने होते हैं, परमाणु सबसे छोटा कण होता है। अब यहाँ पर फिजिकल के आधार पर जो मैंने देखा, फिजिकल के आधार पर जो मैंने देखा, एक तो आपका सॉलिड होता है, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड एंड आपका एक होता है गैस। इन तीनों को समझने का प्रयास करते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस। ठोस के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं ना, मान लो कोई मटेरियल ठोस है, जैसे मान लो पेंसिल, पेंसिल क्या है आपका, ये आपका क्या है, ठोस है। पेंसिल क्या है, ठोस है। बुक है, ये क्या है आपका, ठोस है। पेन, ये क्या है, ठोस है। ये सॉलिड मटेरियल में आएंगे, किसके अंतर्गत आएंगे, सॉलिड मटेरियल में आएंगे। जो लिक्विड होता है किसके अंतर्गत आता है, लिक्विड, जो फ्लो कर सकता है, जो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है, ये क्या होगा, ये लिक्विड। जैसे वाटर, वाटर क्या फ्लो कर सकता है। जैसे गैस, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये गैस हो गई। लेकिन इनके स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा समझा दो भैया, इनके स्पेसिफिकेशन के बारे में समझा दो, थोड़ा समझ में हमें नहीं आ रहा है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। जो आपका सॉलिड होता है उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस होता है उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, गैस के अंदर क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके डिस्क्राइब कर देंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, केमिस्ट्री के अंदर बेस बनाना बहुत ज़रूरी है। एक बार हम बेस बनाएंगे, हो सकता है पहला वाला लेक्चर आपको बोरिंग लगे, क्योंकि बिल्कुल जीरो लेवल वाली चीज़ें हैं। तो आप चाहे इस लेक्चर को डबल स्पीड पे देखिए, 2 पे देख लीजिए, है ना, डायरेक्ट टू स्पीड पे देखिए, तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। इसके बाद जो क्लासेस होंगी ना, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल होंगी, टू दी पॉइंट होंगी। लेकिन पहले वाले में बेस बनाना बहुत ज़रूरी है, पहले वाले में बेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, हम बात कर रहे थे सॉलिड की। सॉलिड के अंदर आपको 2 चीज़ें होती हैं, एक तो इसका शेप फिक्स होता है ना, पेंसिल, तो पेंसिल का शेप फिक्स होगा, और इसका वॉल्यूम फिक्स होता है ना, वॉल्यूम, पेंसिल का शेप फिक्स होगा, वॉल्यूम यानी जितना स्थान घेरती है, वॉल्यूम भी इसका फिक्स होगा, वॉल्यूम थोड़ी चेंज होता है। लिक्विड के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर क्या होता है, इसका वॉल्यूम तो फिक्स होगा, इसका वॉल्यूम तो फिक्स होगा, अभी अच्छे से नोट्स करवा देंगे, घबराइए नहीं। वॉल्यूम तो क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन शेप फिक्स नहीं होता। जो अब इसका शेप होता है नॉट फिक्स्ड,
फेप फिक्स नहीं होता। आप आधा लीटर दूध एक बॉटल पे रखे हुए हैं, तो बॉटल पे रखे हैं तो जो दूध है ना बॉटल का फेप ले लेगा। उस दूध को आप ग्लास पे डालेंगे तो ग्लास का फेप ले लेगा, यानी फेप चेंज हो रहा है। फेप क्या है? चेंज हो रहा है। दूध कितना है? 500 ml है, तो दूध 500 ml ही रहेगा, यानी वॉल्यूम तो उसका फिक्स है, लेकिन फेप फिक्स नहीं है, फेप चेंज होता जा रहा है। फेप क्या होता है? चेंज होता जाता है। गैस के अंदर क्या होता है? दो चीज़ें को मैं लेके चल रहा हूँ, एक वॉल्यूम और फेप। वॉल्यूम और फेप, आयतन एंड आकार। ना तो इसमें आयतन फिक्स होता, ना तो फेप फिक्स होता, है ना। आयतन कहाँ फिक्स होता है? गैस को आप छोड़ दो, पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी, ठीक है, एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी, कोई फेप ही नहीं होता, फेप फिक्स ही नहीं होता। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में आपको पता चल गया। अब गैस के एग्जाम्पल में बहुत सारी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ऑक्सीजन हो गया, मेथेन हो गया, ये सारी गैसेस होती हैं, तो ध्यान में रखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, छोटे बच्चों को पढ़ा नहीं रहा हूँ, अब एक हैबिट है बार बार बोलने की, इम्पोर्टेंट है। बेसिक चीज़ें पता ही होंगी सबको। थोड़ा सा इसके कंपैरिजन के बारे में देखते हैं। अब हम समझते हैं कि जो हमारा पदार्थ होता है, जो हमारा क्या होता है, पदार्थ होता है ना, पदार्थ यानी मैटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मैटर बोलते हैं। अब जो मैटर होते हैं किससे मिलके बने होते हैं? परमाणु से मिलके बने होते हैं, परमाणु से मिलके बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलके बने होते हैं। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर देखिए, जो अपना ये सॉलिड वाला है, जिसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, फेप भी फिक्स होता है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, जिन पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिन पार्टिकल से सॉलिड मटेरियल मिलके बना होता है, वो आपस में बहुत ज़्यादा पास में होते हैं। सॉलिड मटेरियल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पास में होते हैं। इनके बीच की जो स्पेसिंग होती है ना, बहुत ही कम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस यानी अंतराण्विक दूरी, दो अणुओं के बीच की जो दूरी होती है बहुत ही कम होती है सॉलिड के अंदर। वहीं लिक्विड के अंदर क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं ना वो दूर दूर में थोड़े होते हैं, थोड़े पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर में होते हैं। आप जैसे फोटो में देख पा रहे होंगे, है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एज कम्पेयर टू सॉलिड थोड़ा ज़्यादा होता है। लेकिन गैसेस के अंदर पार्टिकल बहुत ही दूर दूर में होते हैं, गैसेस के अंदर पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर में होते हैं। तो यहाँ से आपके बहुत सारे कंक्लूजन निकल के आएंगे। सॉलिड के अंदर पार्टिकल बहुत पास में होते हैं, लिक्विड के अंदर पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं, गैस के अंदर पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। अब इनके बेस पे आप बहुत सारे कंक्लूजन पढ़ने वाले हैं, तो मैंने एक टेबल बनाई है, उस टेबल को आप देखिए ध्यान से। इस टेबल को आप देखेंगे तो आप इनको तीनों को बहुत अच्छे से कंपैरिजन कर पाएंगे, लिक्विड को, सॉलिड को एंड गैस को, ठीक है, लिक्विड को, सॉलिड को एंड गैस को। अब यहाँ पास लिखा हुआ है सॉलिड आर रिजिड इन कंपैरिजन टू लिक्विड एंड गैस। सॉलिड क्या होता है? रिजिड होता है, कठोर होता है, किसके तुलना में? गैस की तुलना में, लिक्विड की तुलना में, चीज़ें पता है, ठीक है। अब ये लिक्विड रिजिड तो होता नहीं है और गैसेस भी रिजिड नहीं होता, ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है, ये पहला पॉइंट लिखा है। एक काम करते हैं, ये पीडीएफ को आप पढ़ लेना, मैं थोड़ा लिख के बता देता हूँ। लिखने के बाद क्या है ना, फीलिंग अच्छी आती है, लिख के पढ़ाने में ना थोड़ा फीलिंग अच्छी आती है, तो मैं लिख के आपको बता देता हूँ। सॉलिड की मैं बात कर रहा था। सॉलिड के अंदर क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं ना बहुत पास में होते हैं। अब पार्टिकल बहुत ज़्यादा पास में होने से जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, क्या? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। दूसरी बात, ये पार्टिकल जब पास में होंगे तो इनके बीच जो फोर्स काम करता है, जो दो कणों के बीच फोर्स लगेगा, है ना। ये मान लो कंटेनर है, इस कंटेनर में मैं देख रहा हूँ कोई सॉलिड मटेरियल है, तो सॉलिड मटेरियल में देखो पार्टिकल बहुत पास में है, तो यहाँ पास जो दो कणों के बीच एक फोर्स काम करता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, अंतराण्विक बल, तो बहुत ज़्यादा होता है ना, दो कणों के बीच जो लगता है। तो हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लेस होते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होगा वो क्या होगा भैया? ज़्यादा होगा। फोर्स क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। अब यदि इसको हम चाहें, सॉलिड को हम कंप्रेस करना चाहें, दबाना चाहें, तो क्या कंप्रेस होगा? नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं लेस कंप्रेस, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। लेस कंप्रेस, है ना, संपीड़न बोलते हैं हिंदी में, संपीड़न।
संपीड़न कम होगा, दबेगा कम, क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल के बीच स्पेसिंग ही नहीं है। दबती वो चीज़ है जिसके अंदर स्पेसिंग होती है, ठीक है। अब इसके बीच स्पेसिंग कम है तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भैया, कम होगी, ध्यान में रखिएगा। और इसके बारे में क्या बता सकते हैं, 3 पॉइंट हैं। चौथा पॉइंट आप लिख लीजिए, इसका जो वैल्यूम, जो आपका सॉलिड होता है, सॉलिड का वैल्यूम फिक्स होता है, सॉलिड का क्या होता है, वैल्यूम फिक्स होता है, ठीक है। इसका शेप फिक्स होता है, इसका शेप फिक्स्ड होता है। थोड़ा बेसिक जनरल नॉलेज है ये जो आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, शेप फिक्स्ड होता है। अगला पॉइंट है गाइज, अगला पॉइंट है इसमें जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन और एक्सपांशन, डिफ्यूजन एंड एक्सपांशन, इनके बीच में इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं, जो पार्टिकल होते हैं बहुत पास पास में होते हैं, ठीक है, पार्टिकल बहुत पास पास में होते हैं, तो डिफ्यूजन क्या होता है, इसमें बहुत ही कम होता है, विसरण क्या होता है, कम होता है ना, विसरण क्या होता है, कम होता है। लेकिन गैस के केस में बहुत ज़्यादा होगा, गैस के केस में ज़्यादा होगा। अब यहीं से तीनों को मैं कंपेयर करवा देता हूँ, यहीं से आपको तीनों को मैं कंपेयर करवा देता हूँ, फिर आप उस टेबल को देख लेना। आपको जो लिक्विड वाला होता है ना, लिक्विड होता है, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, जो पार्टिकल होते हैं थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, थोड़ा सा दूर दूर होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, थोड़ा सा दूर दूर होते हैं। तो एज कम्पेयर टू आपका सॉलिड, यहाँ पर लिख देता हूँ लिक्विड के बारे में, लिक्विड के बारे में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होते हैं भैया, ज़्यादा होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, वो कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप डबल स्पीड पे देखो, आपको थोड़ा सा लग सकता है कि सर बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं, ये तो हमारी चॉइस है, हमारी हैबिट है, आप थोड़ा सा डबल स्पीड पे देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। थोड़ा सा कम क्यों होगा भैया, ये कम क्यों होगा, क्योंकि पार्टिकल इसके दूर दूर हो गए, पार्टिकल थोड़ा सा दूर दूर हो गए। अब इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू सॉलिड, एज कम्पेयर टू सॉलिड, क्योंकि वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका वैल्यूम क्या होता है भैया, फिक्स होता है, वैल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है, वैल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन शेप फिक्स नहीं होता, शेप क्या होता है आपका, नॉट फिक्स्ड, शेप क्या होता है, फिक्स नहीं होता। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, डिफ्यूजन उसी में होता है जिसमें स्पेस होता है ना, विसरण उसी में होता है जिसमें स्पेस होता है। एक इम्पोर्टेंट है आपके सॉलिड बारे में, लिक्विड के बारे में। अच्छा, गैस के बारे में क्या है, गैस के बारे में यहीं पर आप देख लो कि जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा होता है, हाई होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर में होते हैं। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। वेलोसिटी ज़्यादा होगी स्पेस होने से, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है, डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होता है। तो अब सब कुछ आप भूल जाइए, लेकिन ये जो 2 नोट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इन नोट को यदि आप ध्यान में रखेंगे तो जो कुछ भी मैंने बताया है अभी तक वो चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रहेंगे। ये नोट का पहला पॉइंट, नोट का पहला पॉइंट, ठीक है, नोट का पहला पॉइंट, नोट का पहला पॉइंट आप ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी का आर्डर देख सकते हैं आप लोग, काइनेटिक एनर्जी का आर्डर, इन इंक्रीजिंग आर्डर, इंक्रीजिंग आर्डर में लिखना चाहें तो इंक्रीजिंग आर्डर। देखिए काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, अब सबसे ज़्यादा किस में होगी, सबसे कम किस में होगी। देखिए यदि हम बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड में सबसे कम होती है, फिर लिक्विड में ज़्यादा होती है, फिर लिक्विड में ज़्यादा होती है, फिर गैस में, गैस में सबसे ज़्यादा होती है। गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल के बीच की स्पेसिंग होती है वो ज़्यादा होती है। पार्टिकल के बीच स्पेसिंग ज़्यादा होने से वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv² होता है ना,
mv² होता है, तो वेलोसिटी का मान ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी का मान ज़्यादा होगा। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा गैस में होती है, सबसे कम लिक्विड में सॉलिड में होती है, और उसके बीच में लिक्विड में होती है। इसको ध्यान में रखिए। दूसरा पॉइंट आप ये ध्यान में रख सकते हैं, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस की बात कर लें यदि हम, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस वही आर्डर में देख लेते हैं, इन इंक्रीजिंग आर्डर, इन इंक्रीजिंग आर्डर, इन इंक्रीजिंग आर्डर। तो भैया सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किस में होगा? सॉलिड में तो सबसे कम होता है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। गैस में सबसे ज़्यादा होता है, गैस में सबसे ज़्यादा होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सबसे गैस में होता है। फिर उससे थोड़ा उससे कम क्या होगा? लिक्विड में। सबसे कम किस में होता है? सॉलिड में। वहीं यदि हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की, तो सबसे ज़्यादा आपके सॉलिड में होगा, फिर उसमें लिक्विड में, फिर उससे कम गैस में, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात किया हूँ। तो इन पॉइंट को ध्यान में रखिए, तो ये आपकी चीज़ें हो जाएंगी, बेसिक चीज़ें हैं, है ना। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। और इस टेबल को आप पढ़ लेना, पढ़ना है तो थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और थोड़ी सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये चीज़ें यहाँ पर जो लिखा है ना, वही चीज़ें हैं। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन, डेंसिटी सबसे ज़्यादा ठोस की होती है, फिर द्रव्य की, फिर गैस की। अंतराण्विक बल के बारे में बताया गया है। एक्सपांसन, एक्सपांसन किसमें हो? गैस में ज़्यादा प्रसार होता है, यानी एक डायरेक्शन में फैलना एक्सपांसन होता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन में फैलना। तो जो कुछ भी मैंने बताया आप हिंदी में लिखा हुआ है, तो हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, हिंदी इंग्लिश की प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा सर, कि जो आप ये बता रहे थे, दो और अवस्था होती है, एक प्लाज्मा होती है, दूसरा होता है बोफ आइंस्टीन कंडेंसेट। जो प्लाज्मा होती है ना, प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा कौन सिचुएशन, प्लाज्मा के लिए हीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्लाज्मा वाली सिचुएशन के लिए हीट बहुत ज़रूरी होता है ना। मान लो आपका लोहा है, फरिया, लोहा को बहुत ज़्यादा गर्म कर दो, 1700 डिग्री सेल्सियस में मैक्सिमम गर्म कर दो, तो प्लाज्मा का रूप ले लेता है। किसका ले लेता है? प्लाज्मा का रूप ले लेता है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हीट बहुत ज़्यादा हो, हीट बहुत ज़्यादा हो। जैसे आपने देखा होगा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब आता है, फ्लोरेसेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस होती है? हीलियम गैस होती है। नियान बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है भैया? नियान गैस होती है। अब इसके अंदर जब क्या जाता है, अब इसकी हीट चाहिए होता है। जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है, उत्तेजित हो जाता है, आवेशित हो जाता है, और उसमें एक चमक सी आती है, जो कि प्लाज्मा होती है। क्या होती है? प्लाज्मा होती है। इतना ध्यान में रखिए। और एक और अवस्था होती है बोफ आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसके बारे में रिसर्च अभी चल रही है, प्रॉपर डेटा अभी तक अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पाया है। बोफ आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में रिसर्च अभी चल रही है। तो पांचों अवस्थाओं के बारे में ध्यान में रखिए, है ना। इससे यदि क्वेश्चन बनेगा तो थोड़ा सा यहाँ से बन सकता है, जो मैंने आपको आर्डर लिखवाया है अभी यहाँ पर, आपने ये वाला आर्डर, इन दोनों आर्डर को ध्यान में रखेंगे तो सारी चीज़ समराइज हो जाएंगी, आपकी सारी चीज़ें समराइज हो जाएंगी। अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पर ठीक है, द्रव्य और द्रव्य जो होता है ना, द्रव्य और द्रव्य, ये मैंने पीडीएफ कहीं गूगल पे ली थी, तो यहाँ खानफर लिखा हुआ है। अच्छा, खानफर पटना वाले होंगे तब। ठीक है, द्रव्य और द्रव्य, द्रव्य क्या होता है? पदार्थ होता है, और द्रव्य क्या होता है? लिक्विड होता है। क्या होता है? लिक्विड होता है। ये आपका लिक्विड होता है, और आपका क्या होता है? पदार्थ वाला होता है, पदार्थ होता है। दोनों सेम नहीं होते हैं, दोनों सेम नहीं होते हैं। अच्छा, ये चीज़ें आपको पता चल गई, समझ में आ गई। यदि हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, कि जो हमारा पदार्थ होता है, जिसको हम पढ़ रहे हैं, मैटर, माय गॉड, जो अब मैटर होता है, मैटर यानी क्या? पदार्थ। तो इन पदार्थ के बारे में, ये पदार्थ किससे मिलके बने होते हैं भैया? ये एटम से मिलके बने होते हैं, एटम से मिलके बने होते हैं। एटम को क्या बोलते हैं हिंदी में? परमाणु बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ये क्या होते हैं एटम? पता है आपको एटम क्या होती है? यदि पता है तो कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। यदि आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए।
कि एटम क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा समझना जरूरी है। देखिए जो परमाणु होता है ना, एटम परमाणु सबसे छोटा अणु होता है, सबसे छोटा अणु होता है। अब इसमें समझने वाली बात है कि जो एटम होता है, एटम के अंदर भी एटम से छोटे भी पार्टिकल होते हैं। इसके अंदर ये तो आपके एटम हो गया, परमाणु हो गया। परमाणु के अंदर तीन चीज़ें आती हैं, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, फिर प्रोटॉन होता है, फिर आपका न्यूट्रॉन होता है। ये क्या होते हैं, आपके मूल कण होते हैं। क्या होते हैं, सब एटॉमिक कण बोलते हैं, सब एटॉमिक। ये आपके एटम है और ये सब एटम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं, सब एटम होते हैं। तो जो परमाणु के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। जो परमाणु का शेप होता है कैसा होता है भैया, गोलाकार शेप होता है। जो परमाणु का शेप होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। कुछ इस तरीके का शेप होता है परमाणु का, इस तरीके का होता है, इस तरीके का कुछ शेप होता है गोलाकार। डायग्राम पे मत जाइएगा, थोड़ा समझने का प्रयास करना है अपने को, ठीक है। यहाँ पर परमाणु का शेप होता है और इसके अंदर ये जो वाला पार्टिकल होता है ना, इसके अंदर इसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं, केंद्रक, न्यूक्लियस, नाभिक बोलते हैं, जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और नाभिक के बाहर, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बाहर की तरफ चक्कर लगाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मूल कण कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ये तीनों स्थायी अवस्था में होते हैं। किस में होते हैं, स्थायी अवस्था में होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, स्थायी अवस्था में होते हैं। तो नाभिक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, है ना, नाभिक के अंदर यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। और जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना, इसको बोलते हैं न्यूक्लियन। क्या बोलते हैं भैया, न्यूक्लियन, ठीक है, न्यूक्लियन बोलते हैं। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को न्यूक्लियन बोलते हैं। तो आपको बोलेगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियन बोलते हैं, नहीं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं न्यूक्लियन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और बताने वाले हैं। जो आपका एटम होता है, जो आपका एटम होता है, जिस मान लो यहाँ पर ए पी प्लस एन, ये जो आपका होता है क्या होता है, आपका सर्कल अच्छे से नहीं बन रहा है, जस्ट अ मिनट। ये आपका क्या होता है, नाभिक होता है। आपका नाभिक नहीं, ये परमाणु का नाभिक होता है ना। दुनिया में कोई भी चीज़ परमाणु से मिलकर बनी है और उस परमाणु के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं आज। ये क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक है। अब इस नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, ये नाभिक के चारों तरफ ये ऑर्बिट, ये मैं क्या बना रहा हूँ, ऑर्बिट बना रहा हूँ, जो गोल गोल बना रहा हूँ ना, सब क्या होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, कक्षा होती है, आगे देखेंगे इसको भी। तो ये जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। अब ये कोई ना कोई सेंटर होगा, इसकी भी हम त्रिज्या, एक आपका सेंटर होगा, इसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक। और ये क्या होता है, पूरा का पूरा परमाणु होता है। तो जो त्रिज्या मापते हैं, इनकी भी त्रिज्या मेजर करना होगा, इनके बारे में मेजरमेंट करना होगा। जैसे सेंटर है तो सेंटर से इसकी रेडियस मेजर करनी है, ये आपका हो जाएगा नाभिक, एन से लिख रहा हूँ नाभिक। और यहाँ से मान लो इसकी दूरी मेजर करनी है तो क्या हो जाएगा, परमाणु की रेडियस, मैं पी लिख देता हूँ, परमाणु की रेडियस। तो मान लीजिए आपको रेडियस मेजरमेंट करना है, आपको रेडियस का मेजरमेंट करना है, तो आप दो तरीके से करेंगे। एक तो परमाणु का करेंगे यानी एटम का करेंगे, और दूसरा किसका करेंगे भैया, नाभिक का करेंगे, यानी न्यूक्लियस का करेंगे, नाभिक का करेंगे। तो जब परमाणु का करते हैं ना, परमाणु ज़्यादा दूरी पे होता है ना, ज़्यादा इसका सर्कल बड़ा है, ज़्यादा दूरी पे है, तो इसको मेजर करते हैं 10⁻⁻10 मीटर, एंगस्ट्रॉम से मेजर करते हैं। और एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है आपका 10⁻10 मीटर, ठीक है। जो नाभिक होता है, नाभिक इसकी डिस्टेंस कम होती है, तो इसको मेजर करते हैं फार्मी से, किससे, फार्मी से। तो एक फार्मी इक्वल टू कितना होता है भैया, 10⁻15 मीटर, कितना होता है, 10⁻15 मीटर। इनको ध्यान में रखिएगा। जो परमाणु की त्रिज्या होती है एंगस्ट्रॉम से मेजर की जाती है, परमाणु का जो रेडियस होता है फर्मी में मेजर किया जाता है। एक फर्मी इक्वल टू 10⁻15 मीटर और एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻10 मीटर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज़ें तो क्लियर ही हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। इसमें तो क्या प्रॉब्लम होगी, जस्ट ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना, जो आपको पता होनी चाहिए। यदि क्वेश्चन बनेगा तो आप कर ले जाएंगे, क्वेश्चन बनेगा तो कर ले जाएंगे, ठीक है। तो हम किसके बारे में, मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैटर हमारा एटम से मिलकर बना होता है, परमाणु, परमाणु से भी छोटे कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मूल कण बोलते हैं जो कि स्थायी होते हैं। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या होता है, आपके जो एटम होता है, एटम के न्यूक्लियस में होता है ना, एटम के न्यूक्लियस में, नाभिक में होता है, जिसे न्यूक्लियन कहते हैं। और इनकी रेडियस कैसे मेजर करना है वो हम देख लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने देखो, जो आपने इलेक्ट्रॉन सुना, प्रोटॉन सुना, न्यूट्रॉन सुना, अब तो हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये खोज कैसे कैसी हुई, इलेक्ट्रॉन को किसने पता लगाया, प्रोटॉन को किसने पता लगाया, है ना, न्यूट्रॉन को पता किसने लगाया, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, तो उसके लिए एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक नहीं गए, एक इंसान तो बाद में वैज्ञानिक बन गए, ठीक है, रदरफोर्ड। क्या थे, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने कुछ स्टडी किया था, है ना, एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसे बोलते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था उसके बारे में आपको पता है क्या, आई होप आपको पता होगा, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। क्या बोलते हैं, एटॉमिक मॉडल ऑफ, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, शायद इसमें एक डायग्राम मैंने लिया है। ओके, यहाँ देख लीजिए, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, है ना, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो रदरफोर्ड ने क्या किया भैया, हमें स्टडी करनी, तो इसने क्या किया, सोने की पतली पन्नी ली, सोने की पतली पन्नी ली, पतली पन्नी, है ना, एक परमाणु लिया। अब परमाणु क्या होगा भैया, सोने का, वो क्या था, सोना था, सोने की पतली पन्नी थी। और उस पन्नी से उन्होंने क्या करवाया, जो अल्फा किरण होती हैं, अल्फा किरणों को स्कैटरिंग करवाया, अल्फा किरणों को घुसेर के देखा कि भैया एक ऐसी रिएक्ट करती है, अल्फा किरणों को पेनिट्रेट करवाया, ठीक है, क्योंकि इनकी वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो इनको पेनिट्रेट करवाया। और अल्फा किरणें क्या होती है, आपकी पॉजिटिव होती हैं, ध्यान में रखिएगा, अल्फा किरणें पॉजिटिव होती हैं। तो रदरफोर्ड ने सोने की एक पतली परत में, पतली, उसमें क्या किया, अल्फा किरणों को पेनिट्रेट करवाया, ठीक है। और इसके बाद कुछ उन्होंने कंक्लूजन दिए थे, अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें तो पहले से डायग्राम बना है, समझ में आएगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास बताता हूँ आपको, ये आपका, ये क्या था, लिख लीजिए पास, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। देखिए, ये कोई एटम था, अब इस एटम में एटम काहे का था भाई, सोने की पतली परत थी, इसमें से कुछ अल्फा किरणों को पेनिट्रेट करवाया, उन्होंने देखा कि जो अल्फा किरणें हैं ना, सीधे पास कर जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, अल्फा किरणें क्या होती है, डायरेक्ट पास कर जाती हैं, अल्फा किरणें क्या होती हैं, इस पन्नी से पास कर जा रही हैं, 90% जो किरणें होती हैं वो क्या होती है, पास कर जाती हैं। कुछ किरणों को उन्होंने देखा कि जो किरणें हैं ना, जो अल्फा किरणें होती हैं वो जाती हैं, लेकिन वो डाइवर्ट हो जाती हैं, लेकिन क्या होती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं। फिर उन्होंने देखा कि, और उन्होंने एक काम किया कि बीच से पास करवाया जब, तो उन्होंने देखा जो कुछ किरणें जाती हैं और टकरा के वापस लौट आती हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिखेगा, जब टर्मिनल में दिखाता हूँ, इमेज में थोड़ा और अच्छी क्लैरिटी आएगी आपको। यहाँ देखिए, बहुत सारी ऐसी किरणें थी, अल्फा किरणें सीधे निकल गई, सीधे पास कर गई, ठीक है, सीधे पास कर गई। कुछ किरणें ऐसी थी, जैसे ये वाली किरण को देखिए, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा, इस वाली अल्फा किरण को देखिए, ये अल्फा किरण क्या हो गई, अपने पाथ से विचलित हो गई, इस वाली किरण को देखिए, इस वाली किरण भी अपने पाथ से विचलित हो गई। तो 90% जो किरणें हैं ना, 90% जो किरणें हैं, ठीक है, जो किरणें हैं वो क्या हो गई, सीधे पास कर गई। और जो 9% किरणें हैं, 9% के आसपास, वो किरणें क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई।
और उसने क्या किया, बीच पे जब बीच पे पेनिट्रेट करवाया किरणें को, तो किरणें क्या हो गई, डायरेक्ट रिटर्न आ गई, डायरेक्ट रिटर्न आ गई। बोले यार बड़ा गजब की बात है, अलग अलग जगह पे अलग अलग हमें कुछ मिल रहा है ना। बाहर ऊपर से पास करवाओ तो सीधे निकल जाती है, थोड़ा सेंटर से पास करवाओ तो डाइवर्ट हो जाती है, बीच सेंटर से पास करवाओ रिटर्न आ जाती है। तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिया कि जो एटम होता है, एटम का जो 90% भाग होता है वो खोखला होता है। क्या होता है भैया, खोखला होता है। 90% भाग क्या होता है एटम का, खोखला होता है। ये किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया। फिर रदरफोर्ड ने बताया कि जो ये किरणें जो डाइवर्ट हो रही हैं ना, यहाँ पर आप देखिए किरणें डाइवर्ट क्यों हो रही हैं। अब भैया ये जो अल्फा किरण का वेव होता है पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अल्फा किरण का वेव पॉजिटिव होता है, तब ये किरणें डाइवर्ट क्यों हो रही है। यदि इसके अंदर कुछ निगेटिव आवेश होता तो अट्रैक्ट होकर खिंच जाती, खिंच के अंदर आ जाती नाभिक की तरफ, लेकिन ये डाइवर्ट हो रही हैं। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर जो आवेश होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव आवेश होगा, पॉजिटिव आवेश होगा। उन्होंने जब सेंटर से पास करवाया तो कुछ किरणें क्या हुई, फिर रिटर्न आ गई। तो रिटर्न कब आएंगी, जब उसका सेंटर वाला पार्ट क्या था, सॉलिड है। उन्होंने बोला कि सेंटर वाला पार्ट सॉलिड है, इसलिए कुछ किरणें क्या हो गई, रिटर्न आ गई। अब रिटर्न सॉलिड भी है और पॉजिटिव भी है, क्योंकि जो किरणें हैं अंदर की तरफ गई फिर रिटर्न भी आ गई, यानी सॉलिड था पॉजिटिव था। अच्छा, अब यहाँ पर जो रिटर्न आने के पीछे रीजन पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव का समझ में आएगा कि जो सेंटर के पास से जो किरणें हैं वो डाइवर्ट हो रही हैं, विचलित हो रही हैं, पथ से विचलित हो रही हैं। इस विचलित हो रही हैं मतलब यहाँ पास क्या आवेश होगा, पॉजिटिव होगा, तभी तो विचलित हो रही हैं। तो उन्होंने 3-4 चीज़ें दिया था कि भैया जो 90% पार्ट होता है वो खोखला होता है, सेंटर वाला पार्ट ठोस होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इस सेंटर वाले पार्ट को नाम दिया था नाभिक। क्या बोला कि ये नाभिक है, जो पार्ट ठोस होता है उसको नाभिक नाम दिया था, नाभिक नाम दिया था। नाभिक का जो आवेश होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यही था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड इतना करके बस आराम सुस्त हो गए, कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस इतने किए थे कि उन्होंने कि सोने की पतली परत ली, उसमें अल्फा किरणों को पेनिट्रेट करवाया, देखा कुछ किरणें पास हो जा रही हैं तो बोला खोखला है, कुछ किरणें पथ से विचलित हो रही हैं तो बोला पॉजिटिव आवेश है, कुछ रिटर्न आ रही हैं तो बोला कि जो अंदर वाला पार्ट है ना वो खोखला होता है। क्या होता है, खोखला होता है। तो उन्होंने 3-4 चीज़ें बता दी। जो एटम होता है, एटम का ऊपर वाला भाग खोखला होता है, अंदर वाला भाग ठोस होता है, बस इतना बता के फुर्फत हो गए, और इसके अलावा कुछ बताया नहीं उन्होंने। तो फिर एक वैज्ञानिक आए, ठीक है, तो क्वेश्चन बनेगा न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, नाभिक की खोज। तो भैया रदरफोर्ड ने की थी, ध्यान में रखिएगा। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी, रदरफोर्ड ने की थी न्यूक्लियस की खोज, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए, एक वैज्ञानिक आए, और एक वैज्ञानिक ने क्या किया कि जो रदरफोर्ड ने काम किया था ना, इन्होंने बोला रदरफोर्ड ने तो मेहनत किया है, मैं कुछ भी देखता हूँ, मैं कुछ और देखता हूँ, इसके अंदर शायद कुछ और मिल जाए, इसके अंदर कुछ और मिल जाए। तो उन्होंने क्या किया, ये जो वाला मैं आपको डायग्राम दिखा रहा था, इसमें उन्होंने क्या किया कि सेंटर वाले पार्ट में जो नाभिक वाला पार्ट था, इस नाभिक वाले पार्ट में कुछ बकोटने लग गए, कुछ देखने लग गए, कुछ चीज़ें सर्च करने लग गए। तो एक टाइप का पार्टिकल मिला था, एक टाइप का पार्टिकल मिला, उस पार्टिकल को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पास लिखता हूँ कि एक वैज्ञानिक है गोल्डस्टीन, उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर कुछ देखा, एक पार्टिकल दिखा अलग टाइप से, है ना, अलग टाइप से, क्या पार्टिकल ही दिखा, उसको उन्होंने देखा। फिर बोले रदरफोर्ड जानते हो क्या है, बोले नहीं नहीं मैं जानता नहीं हूँ। तू कहाँ पाया है, बोला नाभिक में, नाभिक में। अच्छा नाभिक में पाया है, तो जब पता चला कि नाभिक में पाया है तो अच्छा गोल्डस्टीन ने तो खोजा कि ना कोई पार्टिकल है, पार्टिकल को लेके गए किसके पास, रदरफोर्ड के पास, कि रदरफोर्ड जी देखिए कुछ मिला है। रदरफोर्ड ने झटके में नाम दे दिया प्रोटॉन। खोजा गोल्डस्टीन ने, नाम दे दिया रदरफोर्ड ने, खोजा गोल्डस्टीन ने, नाम किसने दे दिया, रदरफोर्ड ने। तो यहाँ पर फिर क्वेश्चन बनेगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन। और नाम किसने दिया था, एक गोल्डस्टीन ने तो खोज की थी, ठीक है, नामकरण किसने किया था भैया, है ना, नामकरण तो किसने किया था, नामकरण किसने किया था, रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड ने नामकरण किया था, ठीक है, रदरफोर्ड ने नामकरण किया था। अब इतना करके गोल्डस्टीन में शांत हो गए, कुछ बस बोला हाँ ठीक है मैं भी वैज्ञानिक बन गया, मैंने तो प्रोटॉन की खोज कर दी, ठीक है, प्रोटॉन के बारे में मैंने बता दिया।
फिर एक वैज्ञानिक और आए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल जो था ना ये आपका अल्फा स्कैटरिंग वाला, उसी के अंदर कुछ चीज़ उन्होंने देखे, वो भी देखने लग गए नाभिक के अंदर। अच्छा ये ठोस है तो इसके अंदर कुछ और हो सकता है, तो इन्होंने एक पार्टिकल पाया, उस पार्टिकल का नाम रखा गया न्यूट्रॉन। क्या रखा गया? उस पार्टिकल का नाम रखा गया था न्यूट्रॉन, जिसकी खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी। चैडविक ने की थी। फिर एक और साइंटिस्ट आए, वो साइंटिस्ट क्या था ना, नाभिक के अंदर खोज नहीं रहे थे, नाभिक के बाहर चीज़ें खोज रहे थे। अभी आपके जो गोल्डस्टीन आए, जो आपके चैडविक है, नाभिक के अंदर चीज़ें पता कर रहे थे, कुछ है कुछ है कुछ है, कुछ हो सकता है। और ये जो वैज्ञानिक आया, ये तो निकबर बकलोल टाइप से था, वो बाहर की तरफ खोज रहा था, बाहर की तरफ। अब जब बाहर की तरफ एक खोज रहा था ना, तो एक अलग टाइप से कोई पार्टिकल मिल गया। अच्छा बोला अंदर खोजोगे तो शायद ना मिले, दो लोगों ने खोज लिया है, इसने बाहर की तरफ खोजा और एक पार्टिकल मिला जिसका नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। क्या रखा गया? इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉम्सन। जे थॉम्सन। तो इनके बारे में ध्यान में रखिएगा। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉम्सन ने की। अब यहाँ पर आप देखिए जो अल्फा स्कैटरिंग करवाया गया था, तो बीच में ये देखा गया था, जस्ट अ मिनट, अरे एक मिनट और, पेन इज नॉट वर्किंग। देखते हैं पेन क्यों वर्क नहीं कर रहा है, आगे बताते हैं। यहाँ देखिए, अब यहाँ पास क्या हुआ कि जो नाभिक वाला पार्ट था ना, सेंटर वाला पार्ट था, सेंटर वाले पार्ट में दो चीज़ें मिली थी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। और आपने न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। और बाहर की तरफ जो पार्टिकल होते हैं उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जिसकी खोज किसने की थी? जिसकी खोज की थी जे थॉम्सन ने। जिसकी खोज किसने की थी? जे थॉम्सन ने। तो ये चीज़ें आपको पता रहेंगी, याद रहेंगी, भूलेंगे तो नहीं। आई थिंक आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि भूल जाएंगे तो आपके लिए क्या होगा? खतरनाक साबित हो सकता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब भूलना थोड़ी है इन चीज़ों को। कई क्वेश्चन तो यहाँ पे बनेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, और क्या बनेंगे इससे। अच्छा, अब इनके बारे में थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? उनको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा तो और अच्छे से आपका काम बन जाएगा। घबराइए नहीं, इसका मैं नोट्स बना के आपको दे दूंगा प्रॉपर तरीके से कॉपी के अंदर, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आपने कुछ चीज़ें पढ़ी, आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, आपने प्रोटॉन के बारे में पढ़ा, आपने न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा। तो इनके बारे में थोड़ा सा और आपको एक टेबल बना के मैं दे देता हूँ, ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए, और अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। पहले हम देखिए खोज किसने किया, ये लिख लेते हैं। दूसरे में लिख लेते हैं इनका भार क्या होता है भैया, इनका भार क्या होता है। तीसरे में इनका लिख लेते हैं चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है। तो ये आपका टेबल कुछ रहने वाला है इस तरीके से। देखिए इलेक्ट्रॉनिक खोज किसने की थी? जे थॉम्सन ने। शॉर्टकट में लिखो, जो जो जैसे समझ में आए वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। चैडविक ने की थी। तो ये पता रह गया हमको। अच्छा, इनका भार क्या होता है? सबसे जो हल्का होता है ना, सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि घूमता रहता है, घूमता है। जो इंसान घूमता हो भारी भरकम हो ही नहीं सकता, मोटा हो ही नहीं सकता। मोटा कौन होता है आप लोग बताइए? मोटा वो होता है जो बैठा रहता है, जो बैठा रहता है। तो इस जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये हल्का होता है, सबसे हल्का होता है। इसका वेट होता है 9.1 इंटू 10⁻31। -31, देखिए पावर में -31 है, सबसे कम होगा। फिर इसका जो भार है ना, इसका है 1.675 इंटू 10⁻27। ये आपका किसका वेट है? ये है प्रोटॉन का वेट। और आपका जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का वेट है 1.6648 इंटू 10⁻27 kg, 10⁻27 kg। ये किसका वेट है भैया? ये वेट है किसका? न्यूट्रॉन का वेट है। तो सबसे हल्का कौन दिख रहा है आपको? सबसे हल्का कौन दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन। सबसे भारी कौन दिख रहा है? न्यूट्रॉन। पूछ सकता है आपसे असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में, बीच में आएगा प्रोटॉन। सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि घूमता रहता है, आप भूल जाओगे एग्जाम में। ध्यान में रखना, जो चीज़ें घूमती रहती हैं, घूमता है जो इंसान, वो कहाँ, वो तो हल्का ही रहेगा। जो बैठा रहता है चुपचाप, वो क्या, भारी होता है। न्यूट्रॉन बैठा रहता है ना, वो भारी होगा। आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश निगेटिव होता है, प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव होता है।
और इसमें कोई आवेश नहीं होता, नो चार्ज, इसमें कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। तो इनके बारे में इतनी बातें ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज किसने की? इसका वेट क्या होता है और इनमें आवेश क्या होता है। आई होप आपको इतनी चीज़ें तो याद ही रहेंगी, ठीक है, इतनी चीज़ें तो याद ही रहेंगी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं और आगे हम चलते हैं। आपने देखा कि जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है ना, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ये नाभिक होता है। बाहर की तरफ क्या हो, जो सेल्फ होते हैं ना, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चक्कर लगाते हैं। जो बाहर की तरफ सेल्फ होते हैं, इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो ये परमाणु का भार होता है ना, जो ये परमाणु है, यानी जो एटम है, इस एटम का जो वेट होता है ना, ये किससे आता है? नाभिक से आता है। पूरा का पूरा वेट किसमें होता है? नाभिक के अंदर एक वेट होता है। हम तो बोलेंगे पूरे परमाणु का भार, हम तो बोलेंगे पूरे परमाणु का भार, लेकिन जो वेट होता है ना, वो क्या होता है? नाभिक का भार होता है। और ये क्या होता है? नाभिक होता है। ये क्या होता है? नाभिक। तो नाभिक के अंदर क्या क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। यदि हम कहना चाहें परमाणु भार, परमाणु भार, परमाणु भार को क्या बोलेंगे भैया? एटॉमिक वेट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट बोलते हैं। अब परमाणु भार को रिप्रेजेंट करते हैं एफ ए। तो अब परमाणु भार किसका भार होता है? नाभिक का भार होता है ना। परमाणु भार बराबर किसका भार होता है? नाभिक का भार। क्योंकि जो परमाणु का टोटल मास कंसंट्रेटर होता है नाभिक के अंदर होता है ना, नाभिक के अंदर। तो परमाणु भार को हम बोलेंगे नाभिक का भार। अच्छा, नाभिक का भार है तो भैया नाभिक के अंदर क्या क्या है ये पता हो आपको। मैं कहता हूँ कि परमाणु का भार बराबर नाभिक का भार, क्योंकि टोटल मास कंसंट्रेटेड है नाभिक में। तो नाभिक के अंदर क्या क्या मौजूद होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो कोई पूछे एटॉमिक वेट क्या होता है, पूछेगा, क्या इंपॉर्टेंट ही है, इसके बिना केमिस्ट्री अधूरी हो जाएगी। परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन का वेट प्लस न्यूट्रॉन का वेट, ठीक है। मान लो ऑक्सीजन लिखा है, ये परमाणु क्रमांक है 16, 16 है जो वेट है, एटॉमिक वेट है, ये क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का वेट है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के आपका 16 आया है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के 16 आया है। अब यहाँ पर एटॉमिक वेट के बारे में पता चल गया। एटॉमिक वेट में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या आ गई। अच्छा, एटॉमिक नंबर में क्या होता है? एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक, क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। अच्छा, परमाणु क्रमांक किसमें? परमाणु क्रमांक रिप्रेजेंट करते हैं आपको कैपिटल जेड से। किससे? कैपिटल जेड से। तो अब इसमें क्या होता है? किसकी संख्या होगी? प्रोटॉनों की संख्या होगी कि न्यूट्रॉनों की संख्या? जो एटॉमिक नंबर होती है ना, ये प्रोटॉनों की संख्या होती है। जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, ये रिप्रेजेंट किसको करता है? प्रोटॉनों की संख्या को। प्रोटॉनों की संख्या के बेस पे ये होता है, प्रोटॉनों की संख्या के बेस पर, आधार पर होता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है ना, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। तो क्या आप कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या? नहीं कह सकते, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉनों की संख्या के बेस पर होता है। प्रोटॉनों की जो संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की बराबर होती है, ऐसा नहीं। एटॉमिक जो नंबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है प्रोटॉनों की बराबर होती है। प्रोटॉनों के बेस पे नहीं कहा जाता, इस पर बहुत सारा कंक्लूजन है, बस जितना आप ध्यान में रखिए कि बहुत सारे वैज्ञानिक बोलते थे नहीं इलेक्ट्रॉनों के बेस पर होगा। फिर जब मोफले साहब आए, आवर्त सारणी के जो जनक माने जाते हैं, उन्होंने बताया कि भैया जो इलेक्ट्रॉन होता है चक्कर लगाता रहता है ना, कहीं भी वो चला जाएगा, कुछ भरोसा नहीं रहता। यानी मान लो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी जा सकता है, कोई भरोसा नहीं रह सकता। यहाँ पास है तो यहाँ भी जा सकता है, यानी कुछ इसका भरोसा नहीं था। तो प्रोटॉनों के बेस पे रखा गया था, प्रोटॉनों के बेस पे रखा गया था। तो हम कह सकते हैं जेड बराबर पी बराबर ई, यानी जेड क्या है आपका? प्रोटॉनों की एटॉमिक नंबर जो होता है ना, परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। और जो डायरेक्टली आप नहीं कह सकते कि एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगा कि नहीं होगा, आप नहीं कह सकते। आगे और अच्छे से क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मान लो यहाँ पास लिखा हुआ है आर्गन, आर्गन है 18 और 40।
तो आप लोग बताओ कमेंट करके कि 40 और 18 इन दोनों में से एटॉमिक नंबर कौन है, एटॉमिक भार क्या है। तो आप बताएंगे भार, कोई इंसान भार कहाँ रखता है, सर पे रखता है ना भार, जो वजन चीज़ें रहती हैं, हल्की चीज़ें हाथ में लिया रहता है। तो जेड क्या है आपका, जेड क्या है एटॉमिक वेट, जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ए क्या हो जाएगा 40। तो जो भार होगा वो 40 होगा, और परमाणु जो क्रमांक होगा है ना, परमाणु क्रमांक वो क्या होगा भैया आपका 18 होगा। कितना होगा 18। जैसे कैल्शियम की बात करें, ए आपका 20, ए आपका 40। तो ए आपका 20 क्या है आपका, 20 आपका परमाणु क्रमांक, जेड यानी ध्यान रखिएगा 18, जेड यानी 20 परमाणु क्रमांक, ए मतलब परमाणु भार यानी 40, ए मतलब 40। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए, है ना। चलिए एक और बताइए, यहाँ पर आप बताइए क्या होगा, यहाँ पर आप बताइए क्या होगा। अच्छा इनके बारे में तो पता चल गया आपको ना, इधर प्रोटॉनों की संख्या निकालते बन जाएगा आपको। अच्छा एटॉम की संख्या निकालते बन जाएगा, परमाणु क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये चीज़ें बहुत आसानी से निकाल लेंगे। चलिए दो चीज़ें और बताइए इसके अंदर क्या क्या होगा। यूरेनियम 92 235, इसके अंदर आप बताओ प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, है ना, परमाणु क्रमांक कितना होगा, और एटॉमिक वेट कितना होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, बताइए फटाफट बताइए इसके बारे में बताइए। यहाँ पास नहीं दिख रहा तो यहाँ पास लिखता हूँ साफ साफ तरीके से। यहाँ पास आपको प्रोटॉनों के बारे में बताना है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना है, जेड के बारे में बताना है, ए के बारे में बताना है, एन के बारे में बताना है। चलिए अब बताइए प्रोटॉन कितने होंगे भैया, प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जेड कितना होगा, ए कितना होगा। अच्छा प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, जो परमाणु क्रमांक होता है ना प्रोटॉनों की संख्या होता है ना, परमाणु क्रमांक। ये आपका जो है, जो आपका परमाणु क्रमांक होता है, जो मैं अभी आपको बताया यहाँ पर आप देखो, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को जेड से देते हैं, तो जेड कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। अब 92 प्रोटॉनों की संख्या होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या 92 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो ए बराबर क्या होता है एन प्लस पी, एन प्लस पी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ए यानी एटॉमिक वेट 235 बराबर न्यूट्रॉन की संख्या पता नहीं है, प्रोटॉनों की पता है 92। तो एन बराबर कितना हो जाएगा 235 माइनस 92, कम इंटू 143 आएगा 143। तो कभी पूछे ये क्या है आपका प्रोटॉनों की संख्या, ये क्या है आपका एटॉमिक वेट, तो न्यूट्रॉन कितना होगा ऊपर माइनस नीचे, फार्मूला यहाँ पास है। बाकी कभी कन्फ्यूजन हो तो ऊपर माइनस नीचे कितना आ जाएगा 143, 143। तो न्यूट्रॉन की कितना हो जाएगा भैया 143, एटॉमिक वेट कितना है 235, 235। और जितना प्रोटॉनों की संख्या होगी उतना इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी उतनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो आसानी से निकाल लेंगे एटॉमिक वेट क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यहाँ से निकाल लेंगे। जितने प्रोटॉनों की संख्या होती है उतने ही संख्या किसकी होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो आई होप आपको आज की क्लास में कुछ बेसिक चीज़ें पता हुई होंगी। आई थिंक ये आपको पता भी रहा होगा, बट यदि पता नहीं होगा तो ये चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगले आने वाले टॉपिक में समस्थानिक, संभारिक और आगे जितनी भी चीज़ें हैं बहुत ही डिटेल में करेंगे, ठीक है। आप द सिविल पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में आपको वहाँ मिल जाएंगी। कोई भी क्वेरी है ना, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी डाउट आता है इन पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप 9340888429 पे कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। ओके थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।